हेलो बच्चों, ये क्लास 12 बायोलॉजी का पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो में हम आप लोगों को पुंकेसर या परागकोश के बारे में बताएंगे और उसमें बीजाणुधानी की संरचना के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से पूरी प्रक्रियाएं इसमें होती हैं। देखिए पुंकेसर या परागकोश, ठीक, तो यहाँ पर चित्र में बना हुआ है। देखिए ये परागकोश है, ऊपर वाली जो संरचना होती है परागकोश है, नीचे जो है ये क्या है, तंतु है। अगर हम इसका टीएस कार्ड काटते हैं, क्या करते हैं, इसका टीएस कार्ड काटते हैं तो इस प्रकार से देखिए ऊपर का भाग ऊपर हो जाता है और नीचे वाला भाग नीचे हो जाता है, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से इसकी संरचनाएं दिखाई देती हैं, ठीक है। ये पहली संरचना होती है, ये दूसरी, यानी कि ये पहला भाग, ये दूसरा भाग होता है। तो हम इसको कह देते हैं कि ये दो पॉलिक होती हैं, ठीक है। तो परागकोश जो होते हैं वो कैसा होता है, दो पॉलिक संरचनाएं होती हैं। और इसमें जो है क्या होता है, संयोजी उत्तक होते हैं और क्या होते हैं, और ये परागकण इसमें होते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। परागकोश द्विपॉलित संरचना होती है, अर्थात हम कह सकते हैं परागकोश में दो पॉलियां होती हैं, ठीक। परागकोश को अनुप्रस्थ काटा जाए तो परागकोश चार कोष्ठीय संरचनाओं में दिखाई देती हैं। देखिए ये चार कोष्ठीय संरचनाओं में क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। यानी कि प्रत्येक जो है पॉली में दो कोष्ठक होते हैं। देखिए ये वाला जो पॉली है, एक ये पॉली हो गया और ये दूसरा पॉली हो गया, ठीक है। तो प्रत्येक पॉली में जो है दो कोष्ठक होते हैं। तो टोटल मिला के जो है परागकोश में कितने कोष्ठक हो जाएंगे, चार कोष्ठक हो जाते हैं, ठीक है। तो परागकोश चार कोष्ठीय संरचनाओं में दिखाई देती हैं। दो पॉलियों को जोड़ने वाली संरचना को संयोजी कहते हैं, ठीक। तो इन पॉलियों को जोड़ने वाली संरचना जो होती है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, संयोजी कहते हैं, ठीक। यह संयोजी मृदूतक उत्तक यानी कि पैरेन्काइमा की बनी होती है, ठीक है। ये जो संयोजी है ये मृदूतक उत्तक की बनी होती है, ठीक। एक पॉली में दो कोष्ठ होते हैं। हमने बताया कि एक पॉली में कितने, दो कोष्ठ होते हैं। तो एक कोष्ठ को लघु बीजाणुधानी कहते हैं, यानी कि प्रत्येक कोष्ठ, इसमें से जो प्रत्येक कोष्ठ होता है सभी को क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो इस प्रकार से एक परागकोश में कितने, चार लघु बीजाणुधानी होते हैं। यानी प्रत्येक कोष्ठ में जो है कितने, चार लघु बीजाणुधानी होती हैं। जैसे ही लघु बीजाणुधानी के अंदर पराग कणों का निर्माण हो जाता है, यानी कि इस लघु बीजाणुधानी के अंदर जो है जैसे ही पराग कणों का निर्माण हो जाता है तब उसको हम कहते हैं परागपुट, यानी पोलन सैक उसको कहते हैं, ठीक। अब देखिए इस प्रकार से परागकोश का कुछ अनुप्रस्थ काट इसमें दिया गया है, दिखाया गया है चित्र में। आरेखीय कार्ड जो है तो इसमें क्या है, जो ऊपर वाली स्तर होती है यानी कि परागकोश की जो सबसे बाहरी स्तर होती है उसको बाह्य त्वचा कहते हैं। उसके अंदर वाली जो स्तर होती है अंतःस्थीशियम परत कहते हैं उसको, और उसके अंदर वाला जो होता है क्या होता है, मध्य परत होता है, ठीक। और ये जो चार प्रकार के इसमें गोले दिखाई दे रहे हैं ये है लघु बीजाणुजनक उत्तक हैं, ठीक। और इसके बाहरी वाला जो भाग होता है स्तर का, ये होता है टेपिटम स्तर होता है, ठीक। और ये संयोजी उत्तक होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम लघु बीजाणुधानी की संरचना, यानी कि जब परागकोश परिपक्व नहीं होता है, ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि परागकोश की प्रारंभिक अवस्था, ठीक। तो देखिए लघु बीजाणुधानी की बाहरी स्तर को क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा कहते हैं। और ये जो बाह्य त्वचा होती है जो अंदर की कोशिकाओं को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर उत्तक पाया जाता है, ठीक। देखिए इस प्रकार से कुछ हमने संरचनाएं बनाई हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो लघु बीजाणुधानी है, ठीक है, इस लघु बीजाणुधानी में प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में क्या पाया जाता है, एक उत्तक पाया जाता है, ठीक। इन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को, देखिए उत्तक की बात करते हैं अगर हम, ठीक है, तो यानी कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो यानी विभिन्न प्रकार की इसमें बहुत सारी क्या पाई जाएंगी, कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक। तो इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, अधोस्तरीय कोशिकाएं कहते हैं, ठीक।
देखिए यहाँ पर लिखा गया, इन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को अधोस्तरीय कोशिका यानी हाइपोडर्मल सेल कहते हैं। ठीक, इसमें कुछ अधोस्तरीय कोशिकाएं फूल जाती हैं। ठीक, यानी कि इसमें जो अधोस्तरीय कोशिकाएं होती हैं, इनमें से कुछ अधोस्तरीय कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, फूल जाती हैं और फूल कर उनका आकार क्या हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। उनका आकार जब बड़ा हो जाता है तब उसे हम कहते हैं प्राप्रसू कोशिका कहते हैं। ठीक है, प्राप्रसू कोशिका कहते हैं, यानी जब उनका आकार बड़ा हो जाता है। ठीक, अब क्या होता है, इन प्राप्रसू कोशिकाओं में क्या होता है, समसूत्रीय विभाजन होता है। इन प्राप्रसू कोशिकाओं में समसूत्रीय विभाजन होता है, और समसूत्रीय विभाजन होता है तो प्राप्रसू कोशिकाएं जो होती हैं वो दो कोशिकाओं में क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब इस प्राप्रसू कोशिकाओं में समसूत्रीय विभाजन होता है और एक प्राप्रसू कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर चित्र में दिखाया है कि ये प्राप्रसू कोशिका में समसूत्रीय विभाजन हुआ और एक प्राप्रसू कोशिका जो है दो कोशिकीय में विभाजित हो गई हैं। ठीक है, तो इसके जो किनारे वाली जो कोशिका होती है उसको जो है प्राथमिक कोशिकीय भित्ति कहते हैं। ठीक है, या प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं। ठीक, और जो केंद्र वाली होती है मतलब अंदर की तरफ यानी केंद्र वाली जो होती है उसको प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आप लोग, जो कोशिकाएं किनारे की तरफ होती हैं उसे प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं और जो कोशिका केंद्र की ओर होती है उसे प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका कहते हैं। यानी यहाँ पर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल यानी प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका कहते हैं। ठीक, अब क्या होता है, प्राथमिक कोशिकीय जो भित्ति होती है, ठीक है, या प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो होती है, इनमें क्या होता है, पुनः विभाजन होता है। यानी लगातार इसमें क्या होता रहता है, विभाजन होता रहता है, जिससे जो है बहुत सारी कोशिकाएं बनती रहती हैं। ठीक है, और ये कोशिकाएं जो है क्या करती हैं, स्तर का निर्माण करती हैं। यहाँ पर देखिए हमने दिखाया है, ठीक है, कि ये जो बाहर वाली कोशिका थी यानी प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो थी, ये इसमें क्या होता है, लगातार विभाजन होता रहता है, बहुत सारी कोशिकाएं क्या होती हैं, बनती रहती हैं और ये कोशिकाएं बनकर एक स्तर का निर्माण करती हैं। ठीक, तो ये स्तरों, देखिए इसमें ये कोशिकाएं स्तरों का निर्माण करती हैं। प्राथमिक भित्तीय कोशिका 3 स्तरों का निर्माण करती है। यानी कि जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है वो केवल कितने 3 स्तर का निर्माण करती है। ठीक, और जो देखिए जो सबसे बाहरी वाली स्तर होती है यानी बाह्य स्तर होती है वो पहले से ही उपस्थित होती है। ठीक है, तो प्रमुख जो है 3 स्तरों का निर्माण करती हैं। देखिए इसमें हमने चित्र में दिखाया है, देखिए जो ये बाहर वाली जो है लेयर है यानी परत है, इसको हम कहते हैं बाह्य स्तर। इसके अंदर वाला जो पार्ट होता है ये होता है जो है अंतस्थिसियम होता है। ठीक है, और उसके अंदर वाली देखिए 2 लेयर, 2 या 3 लेयर होती हैं, अलग अलग पादपों में अलग अलग होता है। ठीक है, किन्हीं में जो है 2 लेयर होती हैं तो किन्हीं में 3 लेयर होती हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मध्य परत, उसको हम क्या कहते हैं, मध्य परत कहते हैं। यहाँ वाला जो भाग होता है देखिए इसको हम कहते हैं टेपिटम। इनमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, देखिए आप लोग इसमें बहुत सारी क्या है, कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, टेपिटम। अब इसके बाद ये जो फूली हुई सी संरचना है, ठीक है, ये क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। ठीक, देखिए इसमें होता क्या है कि जो प्राथमिक बीजाणु कोशिका में भी विभाजन होता है। यानी कि पहले तो क्या हुआ कि पहले इसमें जो है प्राथमिक भित्तीय कोशिका में विभाजन हुआ। ठीक है, जिसके फलस्वरूप जो है 3 स्तर का निर्माण हुआ। इसके बाद फिर क्या होता है, प्राइमरी स्पोरोजिनस जो सेल होते हैं उनमें भी क्या होता है, विभाजन होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक बीजाणु कोशिका में भी क्या होता है, विभाजन होता है और इस विभाजन से कई सारी कोशिकाएं बनती हैं जिसे बीजाणुजनक ऊतक कहते हैं। इनमें देखिए ये इससे क्या हो गई, कई सारी कोशिकाएं बनी। ठीक है, और इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, बीजाणुजनक ऊतक कहते हैं। अब क्या होता है, बीजाणुजनक ऊतक में क्या होता है, इनमें कुछ कोशिकाएं जो है पोषण के फलस्वरूप जो है क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं और उन फूली हुई कोशिकाओं को ही हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। देखिए ये वाली कोशिका क्या है, आकार में क्या है, बड़ी है यानी फूल गई है कोशिका। ठीक है, तो इन कोशिकाओं को हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। देखिए इसको समझ लेते हैं। प्राथमिक भित्तीय कोशिका 3 स्तरों का निर्माण करती है। ठीक है, तो पहला वाला तो हमने बता ही दिया है कि बाह्य स्तर जो होता है, जो बाह्य स्तर होता है इसका काम क्या होता है, ये क्या करती हैं, जो अंदर की कोशिकाएं होती हैं यानी अंदर वाली जो कोशिकाएं होती हैं उसको सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक,
और दूसरा जो स्तर होता है अंतःस्थीशियम होता है, यानी एंडोथीसियम, अंतःस्थीशियम होता है। ये क्या करती हैं, जब परागकोश जो है फटता है, ठीक है, तब उसमें क्या होती हैं, ये सहायता करती हैं, यानी स्फुटन में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। ठीक, अब तीसरा वाला देखिए, मध्य स्तर जो होता है, मध्य स्तर का काम क्या होता है, ये भी क्या करती हैं, स्फुटन में सहायता करती हैं। और चौथा वाला जो है वो टेपिटम है, देखिए टेपिटम है, इसका कार्य क्या होता है। ठीक, तो टेपिटम का जो कार्य होता है, ये क्या करते हैं, ये सबसे आंतरिक स्तर होता है जो पराग कणों या लघु बीजाणु को क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं। यानी कि अंदर वाले जो मात्र कोशिकाएं हैं या लघु बीजाणु जनक कोशिकाएं हैं, ये टेपिटम क्या करता है, इनको पोषण प्रदान करता है। ठीक, देखिए इस प्रकार लघु बीजाणुधानी की अगर संरचना देखें तो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। ठीक है, ये जो बाहर का स्तर है बाह्य त्वचा, अंदर वाली स्तर जो होती है अंतःस्थीशियम होती है। ये अंदर वाली जो 2 लेयर होती है, ठीक है, 2 या 3 लेयर अलग अलग पादपों में अलग अलग होता है। तो ये होता है मध्य परत होता है। उसके अंदर वाली बहुत सारी कोशिकाएं से जो हैं वो क्या होती हैं, टेपिटम होती हैं। अब इनमें देखिए जो बीजाणु जनक कोशिकाएं होती हैं वो फूल जाती हैं ना, कुछ फूल जाती हैं, तो इन फूली हुई कोशिकाओं को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, बीजाणु जनक उत्तक में कुछ कोशिकाएं फूल जाती हैं यानी पोषण करके, ठीक है, और इन फूली हुई कोशिकाओं को लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। और ये कोशिकाएं जो होती हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, द्विगुणित होती हैं, यानी 2n, यानी 2 गुणित होती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो है लघु बीजाणुधानी की संरचना हो गई। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।